नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड का भारत दौरा पूरा हो चुका है और वे भारत दौरा पूरा करके नेपाल पहुंच गए हैं। और नेपाल में इन्होंने अपनी आवाम को संबोधित करते हुए कहा है कि जब मैं भारत गया था तो भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ मैंने एक बायलैटरल टॉक की थी, जिसमें मैंने इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर बहुत लंबी बातचीत की है और भारत को एक ऑफर दिया है। अब ये जो ऑफर है ना, ये भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब बन गया है। तो आज के सेशन में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा भारत और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है और किस तरह से सुगौली की संधि होती है, नेपाल पर जो अटैक होते हैं इसको लेकर और बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर मैंने बहुत सारे मैप रखे हैं। इनके माध्यम से मैं आपको विस्तार से भारत नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आज की खबर पढ़ लेते हैं। नेपाल प्राइम मिनिस्टर प्रचंड अर्जेस मोदी टू रिसॉल्व बॉर्डर इश्यू थ्रू बायलैटरल टॉक्स। तो इन्होंने कहा है कि बायलैटरल टॉक्स के जरिए जो है बॉर्डर इश्यू को सुलझाया जाए। काठमांडू पोस्ट का यह आर्टिकल है। दहल सेज लैंड स्वैप एंड ऑप्शन टू रिजॉल्व बॉर्डर। दहल का कहना है कि हम एक काम करते हैं ना, अगर काला पानी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है चाइना की दृष्टि से, कोई बात नहीं, आप काला पानी भी रखिए, लिपुलेख भी रखिए, लिम्पियाधुरा भी रखिए, लेकिन हमको एक दूसरी जगह दीजिए। और जो जगह इसने मांगी है, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो जगह भारत के लिए रणनीतिक रूप से इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर वो जगह दुश्मन के कंट्रोल में चली जाए तो भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के 7 कंट्रीज हैं, 7 स्टेट्स हैं, वो पूरी तरह से भारत से अलग हो जाएंगे। नेपाल ने डिमांड की है भारत से कि आप ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, ये हमको दे दो। अब ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतना रणनीतिक इंपॉर्टेंस वाला इलाका है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही पतला संकरा, यहां पर छोटा सा रास्ता है, ठीक है। ये भारत के इन जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट्स हैं इनके साथ जोड़ता है। तो नेपाल का कहना है कि आप हमको ये दे दो। और ऑब्वियस सी बात है कि चाइना लगातार प्रयास कर रहा है कि कैसे न कैसे अगर ये संभव होता कि हम इस चिकन स्नैक पर जो है कंट्रोल कर लेते तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट का इलाका भारत से कट जाता और वॉर होने की स्थिति में हम देखते ही देखते अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम, नागालैंड, आपका मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सबको कब्जे में ले सकते हैं। और इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भारत से की जाने वाली मांग अपने आप पर चौंकाने वाली है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर भारत दौरे पर आए थे, नेपाल का प्राइम मिनिस्टर बनकर नहीं बल्कि चाइना का एक एजेंट बनकर। देखो नेपाल का क्या लोभ है, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये नेपाल है ना, नेपाल चाहता है कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर यहाँ पर हमको मिल जाए तो इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होते हुए हम यहाँ से बांग्लादेश चले जाएं, ठीक है। और बांग्लादेश होते हुए बांग्लादेश ने इसको 2 पोर्ट ऑफर किए हैं, चटगांव और मोंगला, 2 पोर्ट यहाँ पर है। यहाँ के माध्यम से जो है अपना सामान अन्य देशों को जो है एक्सपोर्ट कर सके। आप जानते हैं कि जो नेपाल है वो लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री का मतलब होता है ऐसा देश जिसकी सीमा किसी समुद्र से नहीं लगती है। अब देखो, अगर नेपाल को मान लीजिए दुनिया के देशों के साथ व्यापार करना है तो इसका एकमात्र रास्ता आप जानते हैं भारत है और दूसरा चाइना है। चाइना की तरफ इसकी बहुत ही ऊंची ऊंची चोटियां हैं, इसलिए चाइना की ओर जाना इतना आसान नहीं है। भारत की तरफ इसका तराई वाला इलाका पड़ता है, इसलिए भारत की ओर जाना क्या है, बहुत आसान है और यहां के माध्यम से व्यापार करना आसान है। तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने भारत से हमारा चिकन स्नैक मांगा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर मांगा, और वो कॉरिडोर अगर नेपाल के कब्जे में आ जाता तो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला जो पूरा का पूरा इलाका है ये पूरी तरह से भारत से कट जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है। और आज के सेशन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट आखिर कहां से है और क्या क्या अब तक इस पूरे मामले को लेकर हुआ है। बहुत सारे मैप्स मैंने रखे हैं, तो शुरू से हम इसमें बात करते हैं। देखिए, आप देख पा रहे होंगे भारत का मैप है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये भारत का मैप है और इस मैप में आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो इलाका है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, नेपाल है। और नेपाल आप देख रहे होंगे कि लैंडलॉक्ड कंट्री है। देखो, अगर भारत को किसी दुनिया के देशों से व्यापार करना है ना, तो दुनिया के देशों के साथ व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग से व्यापार होता है। अब आप यहाँ सड़कें बना बना के कहाँ तक जा पाओगे? समुद्रों से व्यापार करना, सामान को ले जाना लाना सब आसान होता है। तो नेपाल आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो नेपाल को कभी कभार लैंडलॉक्ड नहीं बल्कि इंडिया लॉक्ड कंट्री कह देते हैं। इंडिया लॉक्ड क्यों? क्योंकि इस तरफ से भारत से गिरा है, यहाँ से भारत से गिरा है, यहाँ से भारत से गिरा है और ऊपर पे चाइना से गिरा है। तो 3 तरफ से भारत से गिरा है और एक तरफ से चाइना के साथ गिरा है। तो भारत से ऑब्वियस सी बात है ये दुनिया के देशों को जितना भी एक्सपोर्ट करेगा भारत होते हुए करेगा। और भारत के साथ अगर इसके रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके एक्सपोर्ट में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो नेपाल में एक स्पेशल चीज़ है कि जब तक वहाँ पर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होती है तो वो चाइना को फेवर करती है, और जब वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, नेपाल कांग्रेस पार्टी, तो वो भारत को फेवर करती है। तो नेपाल बीच में एक पेंडुलम बन गया है कि वहाँ पर सरकार किसकी आती है और जिसकी सरकार आएगी उस हिसाब से निर्धारित होगा कि वहाँ पर जो है भारत के समर्थित शासन होगा कि भारत के विरोधी चाइना समर्थित शासन होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि नेपाल जो है ना, बिल्कुल भारत और चाइना के बिल्कुल बीच में एक बफर स्टेट की तरह भूमिका निभाता है। बफर स्टेट का मतलब होता है ऐसा देश जो 2 महाशक्तियों के बीच में हो, ऊपर चाइना है, नीचे भारत है, और इन दोनों के बीच में नेपाल वाला इलाका आप देख पा रहे होंगे। तो रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर इतिहास से हमारे और नेपाल के बीच में आखिर
विवाद, बॉर्डर डिस्प्यूट आखिर आया कैसे, काला पानी, लिपलेख, लिम्पियाधुरा और जो अवशिष्टता वाला इलाका है वहाँ का, बिहार का, ये इलाके भारत के कंट्रोल में कैसे आए और नेपाल आखिर क्यों इनकी डिमांड करता है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भारत में मुगल साम्राज्य का अंत तो नहीं कहेंगे, जब मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ तो इस वाले इलाकों में गोरखों का प्रभुत्व बढ़ने लगा। ये जो गोरखा नेपाल के थे ना, ये बहुत ही वीर और लड़ाकू किस्म के लोग थे और इन्होंने क्या किया, अपने यहाँ से साम्राज्यवाद विस्तार करना शुरू किया। तो साम्राज्य विस्तार करने के क्रम में इनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस थे। एक तो क्या था, नदर्न एरिया में तिब्बत पर हम कब्जा करें, दूसरा यहाँ पर उत्तराखंड इनको दिख गया, यहाँ पर सिक्किम वाला इलाका दिख गया और यहाँ पर अवध का जो इलाका है ये इनको दिख गया। तो इनके लिए साम्राज्य विस्तार करने के लिए बहुत अच्छा था। तो इन्होंने तिब्बत पर भी आक्रमण के बहुत सारे प्रयास किए और भी अलग अलग जगहों पर आक्रमण के प्रयास किए। तो इसी क्रम में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इनकी नजर गई कुमाऊं पर। ठीक है, कुमाऊं गढ़वाल दो प्रोविंस है हमारे उत्तराखंड के, मंडल है दो। तो कुमाऊं में क्या था उस समय, महेंद्र चंद, ठीक है, महेंद्र चंद का यहाँ पर शासन था। चंद वंश के राजा महेंद्र चंद थे और इस समय कुमाऊं का जो इलाका है बहुत बड़ी अस्थिरता से घिरा हुआ था। तो इसी का फायदा उठाते हुए नेपाल ने सीधा चढ़ाई कर दी कुमाऊं पर। ठीक है, और कुमाऊं का एक बहुत बड़ा इलाका, हवालबाग का युद्ध, अल्मोड़ा में एक जगह हवालबाग, वहां पर एक बहुत ही खतरनाक वॉर होता है। यहाँ पर कुमाऊं की सेना बुरी तरह से हार जाती है और कुमाऊं का शासक बताया जाता है कि इसमें मारा जाता है बहिंचंद और नेपालियों का कब्जा हो जाता है कुमाऊं में। 1890 की ये बात है। ठीक है, तो 1891 में ये नेपाली गोरखे फिर से गढ़वाल पर अटैक करते हैं जो कि उत्तराखंड का एक इलाका है। ठीक है, तो गढ़वाल के शासक ने इनको हरा दिया था और उसके बाद गढ़वाल और गोरखों के बीच में एक संधि होती है और इस संधि में गढ़वाल के राजा ने गोरखों को प्रति माह एक तरह से एक प्रकार का कर देना शुरू कर दिया कि हम तुमको हमेशा हर महीने इतना इतना पैसा भेजते रहेंगे, तुम हम पर अटैक मत करना। तो गोरखे जो है इस पर मान लेते हैं और गढ़वाल का राजा पर निश्चिंत हो जाता है कि कोई बात नहीं, कुमाऊं पर इनका कब्जा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, गढ़वाल पर ये लोग अटैक नहीं करेंगे। लेकिन जैसा कि मैं बता चुका हूं कि उस समय के शासक इतने ज़्यादा नैतिक नहीं होते थे, अपनी अपनी स्वेच्छा यानी कि अपनी स्वेच्छाचारिता के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो एक अचानक घटना होती है 1803 में। 1803 में गढ़वाल में बहुत ही भयंकर भूकंप आता है और इतना गजब का भूकंप आता है कि पूरा उत्तराखंड का इलाका पूरी तरह से हिल जाता है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड का गढ़वाल और कुमाऊं वाला रीजन पूरी तरह से आप जानते हैं कि हिमालय की गोद में है और सबसे ज़्यादा भूकंप भी हिमालय में ही आते हैं। इसी वजह से यहाँ पर टिहरी डैम का लगातार विरोध हुआ है। तो इन गोरखों ने क्या किया, भूकंप से पीड़ित गढ़वाल पर, जिस समय पूरा वहाँ पर खत्म हो चुका था, उस भूकंप पीड़ित गढ़वाल पर इन लोगों ने अटैक किया और देखते ही देखते पूरा का पूरा गढ़वाल इन्होंने हड़प लिया। और 1804 तक आते आते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक खुड़बुड़ा का युद्ध होता है। वहाँ के शासक प्रद्युम्न शाह बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ते हैं और लड़ते लड़ते जो है शहीद हो जाते हैं। तो कुमाऊं और गढ़वाल का, उत्तराखंड का जो इलाका है, गोरखों ने 1804 तक कब्जा कर लिया था। और इसके अलावा आपको बताना चाहता हूं कि ये वाला जो इलाका आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सिक्किम, ठीक है, इसको भी इन्होंने कब्जा कर लिया। और इसके बाद इन्होंने जो तराई वाला क्षेत्र, अभी इस तराई वाले क्षेत्र की खास बात यह है कि वे तराई वाला क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हुआ करता था। उस समय यहाँ पर जो है अंग्रेजों का शासन था। उत्तराखंड की जो प्रोविंसेस थी वो अलग थी, वहाँ पर सम्राट का शासन था, गढ़वाल के परमार राजाओं का। और यहाँ पर जब इन्होंने कब्जा किया तब अब नेपाल लियों का और अंग्रेजों का सीधा आमना सामना शुरू हो गया। ये अवध का इलाका था, प्लेन मैदानी इलाका था, इसमें बुटवल नाम का एक प्रांत था। तो जब गोरखों ने यहाँ पर अटैक किया तो अब अंग्रेजों को इनसे प्रॉब्लम होने लगी कि जो नेपाल के गोरखे हैं, हमारे साम्राज्य पर जो है काफ़ी इनकी नज़र है। अब अंग्रेज चाहते थे कि इस नेपाल पर भी अटैक करके हम इसको भी कब्जा कर ले, लेकिन ऐसा करने में सफल नहीं होते। आपको बताना चाहता हूँ कि जो गढ़वाल के शासक थे प्रद्युम्न शाह, जो बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, खुड़बुड़ा के मैदान में शहीद हुए थे, तो उन्हीं के बेटे थे सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह ने आमंत्रण भेजा अंग्रेजों को कि आप हमारे यहाँ पर आइए, हमारी मदद करिए, ये गोरखे हमारे यहाँ पर इतना ब्रूटल शासन चला। देखो उस समय मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड की हालत इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि बहुत ही क्रूरतापूर्ण शासन गोरखों का था। जो हरिद्वार, जो हर की पैड़ी एक तरह से ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, वहाँ पर दासों का बाजार लगता था, वहाँ से उत्तराखंड के लोगों को पकड़ पकड़ के बेचा जाता था। तो जिस समय अपने आप में गोरखा शासन चरम पर था, उस समय इन गोरखों की जो बॉर्डर बाउंड्री लाइन थी ना, वो यहाँ पर आप जानते हैं कि उत्तराखंड का जो आखिरी इलाका है, यमुना के पार आप जानते हैं सतलज है, हिमाचल प्रदेश के भी कुछ एरिया में इन्होंने कब्जा किया था। तो एक तरफ इनकी जो सीमा है वो सतलज तक लगती थी और दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिक्किम के यहाँ पर तिस्ता तक। तो देख पाएंगे कि आप सतलज से लेकर तिस्ता तक पूरा का पूरा नेपाल का ही राज्य समय हुआ करता था। और थोड़ा बहुत इनके पास तराई का जो अवध का इलाका है ये भी था, बुटवल का प्रांत था, और ऊपर पे नदर्न एरिया में थोड़ा बहुत तिब्बत का भी पार्ट इनके पास हुआ करता था। तो नेपाल का गोरखा किंगडम उस समय बहुत बड़ा था। अब अंग्रेजों का जब इनके साथ संघर्ष होना शुरू होता है तो अंग्रेज 1814 में इन पर अटैक करते हैं। देखते ही देखते गढ़वाल को इनसे हरा देते हैं, कुमाऊं को भी इनसे हरा देते हैं, सिक्किम भी इनसे छीन लेते हैं, अवध भी इनसे छीन लेते हैं। तो नेपाल ने अपना साम्राज्य विस्तार करके जो भी इलाके भारत के कब्जाए थे वो सब के सब देखते ही देखते 1814-15 में अंग्रेजों के कब्जे में आ जाते हैं और ये इलाके क्या हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। अब देखिए, अब नेपाल की जो सरकार है वो चाहती थी अंग्रेजों के साथ कोई ना कोई पैक्ट हो जाए, कोई ना कोई
संधि हो जाए ताकि अंग्रेज जो है नेपाल पर कब्जा ना कर सके, क्योंकि तुम चाहे कितने ही बहादुर क्यों ना हो, बंदूकों का सामना नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेपाल में भले ही वहाँ के लोग बहादुर और साहसी थे, लेकिन अंग्रेजों के पास एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी थी, उनके पास हथियार बहुत ही अत्याधुनिक हथियार थे जिनके सामने नेपाली टिक नहीं सकेंगे। ठीक है, तो नेपाल को भी इस बात का एहसास हो गया, लेकिन वहाँ पर जो वहाँ का राज्य था वो बहुत सारे छोटे छोटे गुटों में बटा था। तो कुछ लोग संधि करना चाह रहे थे, कुछ लोग चाहते थे कि संधि करना, वो भी अंग्रेजों से, गोरों से हम संधि करेंगे, तो अपना अपमान बता रहे थे। तो इन अंग्रेजों ने क्या किया, नेपाल पर भी अटैक कर दिया और काठमांडू तक ये लोग चढ़ाए थे। उसके बाद बताना चाहता हूँ कि 4 मार्च 1916 को, सॉरी 1816 है, तब ये सगौली की संधि होती है। और इस सगौली की संधि में क्या किया गया था कि भारत और जो नेपाल है इसके बीच के बॉर्डर को डिसाइड कर दिया था, और यहीं से बॉर्डर डिस्प्यूट आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बॉर्डर आखिर कैसे डिसाइड किया गया। मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे उत्तराखंड का जो ईस्टर्न एरिया है वहां पर, यहां पर से एक नदी बहती है, इसका नाम है काली नदी। ठीक है, काली इसको वहां पर नेपाल में कहते हैं, काली या महाकाली, हमारे यहाँ पर इसको शारदा नदी कहते हैं। तो उत्तराखंड वाला जो बॉर्डर नेपाल के साथ लगता है, यहाँ पर काली नदी को बाउंड्री लाइन बना दिया गया कि काली नदी का जो ईस्टर्न एरिया होगा वो नेपाल का होगा, और काली नदी का जो वेस्टर्न एरिया होगा ये इंडिया का होगा, यानी कि उत्तराखंड का होगा। दूसरा बॉर्डर कहाँ पर बनाया गया, दूसरा बॉर्डर इस ईस्टर्न पॉइंट पर बनाया गया। यहाँ पर एक मेची नदी बहती है सिक्किम के बिल्कुल वेस्ट इलाके में और नेपाल के ईस्टर्न इलाके में। तो ईस्टर्न इलाके में जो मेची नदी है इसको नेपाल और भारत की बाउंड्री मान लिया गया। कहने का मतलब ये है कि अब भारत और नेपाल की बाउंड्री क्या है कि जो यहाँ पर महाकाली नदी है ये इसकी वेस्टर्न बाउंड्री हो जाएगी, और मेची नदी ये इसकी ईस्टर्न बाउंड्री हो जाएगी। यानी कि अब शारदा और मेची नदी के बीच का जो क्षेत्र है ये नेपाल होगा, मेची नदी का वेस्टर्न एरिया नेपाल होगा, और काली का जो ईस्टर्न एरिया है ये क्या होगा, नेपाल होगा। तो उत्तराखंड और नेपाल के बीच में साफ साफ बाउंड्री क्या होगी, काली, और नेपाल और सिक्किम के बीच में बाउंड्री होगी मेची नदी, और नीचे वाला इलाका तो यह है, यहाँ पर किसी भी तरह का विवाद इस तरह का नहीं है। अब उत्तराखंड में आखिर प्रॉब्लम क्या है, नेपाल कहता है कि हम सगौली की संधि को मानते हैं, भारत भी कहता है हाँ जी आप सगौली की संधि को मानते हो, हम भी सगौली की संधि को मानते हैं, कि हम भी काली नदी को सीमा रेखा मानते हैं, और नेपाल कहता है हम भी काली नदी को सीमा रेखा मानते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, काली का ईस्टर्न वाला इलाका नेपाल का, वेस्टर्न वाला इलाका इंडिया का। भारत भी कहता हाँ हम भी यही मानते हैं, और नेपाल भी कहता कि हाँ हम भी यही मानते हैं। तो दरअसल प्रॉब्लम यहाँ पर यह हो गई है कि काली जो नदी है ना वो किसी एक जलधारा से मिलकर नहीं बनी है। ठीक है, काली नदी छोटी छोटी बहुत सारी जलधाराओं से मिलकर के बनी है, जिसमें से एक जलधारा यहाँ लिम्पियाधुरा आप देख पा रहे होंगे यहाँ से आती है। देखो ये पूरा का पूरा इलाका जो मैंने डिस्प्यूटेड एरिया लिख रखा है, ये नेपाल ने मैप जारी किया, और ये पूरा का पूरा इलाका भी भारत के कंट्रोल में, यहाँ तक का इलाका। ठीक है, और इतिहास से भारत के कंट्रोल में ही रहा था। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो विवाद कहाँ से आया ना, विवाद यहाँ से आया कि भारत ने क्या किया, ये जो काला पानी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये काला पानी है और ये लिपुलेक है। तो काला पानी से लेकर लिपुलेक तक भारत ने क्या कर दी, एक सड़क बना दी, लगभग 80 किलोमीटर लंबी ये सड़क थी। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी तीर्थयात्री हमारे यहाँ पर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाते हैं वो यहाँ पिथौरागढ़ लिपुलेक होते हुए सीधा कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से भारत ने काला पानी और लिपुलेक के बीच में एक सड़क बनाई, जिसका नेपाल ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये टेरिटरी हमारी है, तुम कौन होते हो हमारी टेरिटरी में सड़क बनाने वाले। तो यहीं से विवाद शुरू हुआ। अब दोनों देशों के बीच में स्थिति यह है कि दोनों ही देश काली नदी को सीमा रेखा मानते हैं, लेकिन काली छोटी छोटी बहुत सारी जलधाराओं से मिलकर बनी है, जिसमें से एक जलधारा यहाँ लिम्पियाधुरा से निकलती है, एक जलधारा यहाँ काला पानी से निकलती है, और एक जलधारा यहाँ लिपुलेक से निकलती है। अब भारत का कहना है कि साहब ये जो लिपुलेक से जो नदी इस तरह से निकल रही है ना, ऐसे जो नदी निकल रही है ये है असली काली। जबकि नेपाल का कहना है कि नहीं साहब, ये जो लिम्पियाधुरा से नदी निकल रही है ना ये असली काली है, और यहाँ पर जाकर के ये दोनों नदियाँ अपने आप में संगम हो जाती हैं। तो बहुत छोटी छोटी, ऐसी नहीं कि और भी बहुत सारी जलधाराएं हैं। तो भारत और नेपाल के बीच में यही डिस्प्यूट है कि साहब काली को क्या माना जाए, कौन सी जलधारा को हम काली की जलधारा मांगे। ठीक है, तो भारत का साफ साफ कहना है कि जो ये वाली जलधारा है जो यहाँ से निकल रही है लिपुलेक से, इस तरह से निकल रही है, ये जलधारा असली काली है, और इसका पूरा का पूरा वेस्टर्न वाला इलाका हमारा है। जबकि नेपाल का कहना है कि नहीं साहब ये काली नहीं है, ये जो लिम्पियाधुरा से निकल रही है इस तरह से ये काली है, और इसका जो ईस्टर्न वाला इलाका है पूरा का पूरा ये हमारा हो गया। तो यहीं पर दोनों देशों के बीच में विवाद चल गया है, और इसलिए नेपाल का जो सरकार है वो अब लगातार ये वाला जो भारत का इलाका है, यहाँ पर आप लिम्पियाधुरा देख पा रहे होंगे, काला पानी है और लिपुलेक है, उत्तराखंड के इन 3 एरियाज को अपने में मानती है। और उन्होंने अपना एक नया मैप जारी किया था, और बाकायदा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके नेपाल का नया मैप जो है जारी किया, और उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला कि हमारा उद्देश्य है कि हम काला पानी, लिपुलेक और लिम्पियाधुरा इनको अपने यहाँ पर मिलाएंगे। और इसी मामले को लेकर पूरा का पूरा विवाद चल रहा है। तो ये आप इसको ज़्यादा ठीक से समझ पाएंगे, इतना बड़ा पूरा का पूरा इलाका है। भारत मानता है कि जो यहाँ पर से जो काली की एक जलधारा इस तरह से निकल रही है ये असली काली है, जबकि नेपाल क्या मानता है, नहीं साहब यहाँ से एक जलधारा निकल रही है जो इस तरह से बहती है, ये वाली असली काली है।
यहाँ पर जो है बाद में जाकर के दोनों जलधाराएं मिल जाती हैं। और भी छोटी छोटी बहुत सारी जलधाराएं हैं, मैंने थोड़ा सा नीचे मार्क कर दिया, यहाँ से जा रहा है एक तरह से, ठीक है। तो इस तरह से दोनों देशों के बीच में विवाद चल रहा है। दूसरा आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा यहाँ बिहार में एक शुस्ता वाला इलाका है ना, उसको लेकर भी विवाद चल रहा है। तो जो शुस्ता वाला इलाका आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं मैप तो उसका रखना शायद भूल गया हूँ, मैंने रखा तो था लेकिन यहाँ पर अभी दिख नहीं रहा है। तो ये तो बांग्लादेश का है। अच्छा, तो जो बिहार का जो शुस्ता वाला इलाका है, आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक्चुअल में जो बिहार का जो नदन पॉइंट है ना, जैसे मान लीजिए बिहार है तो जो इसका नदन पॉइंट है, ये यहाँ पर चंपारण नाम का एक जगह है, यहाँ पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम शुस्ता है। दरअसल यहाँ पर भी भारत की जो बाउंड्री लाइन थी, इसके साथ नदियों के जरिए ही बनाई थी। तो यहाँ पर एक गंडक नदी बहती है इस तरह से। तो गंडक नदी का जो नदन वाला इलाका है ये नेपाल का होगा, और इसका जो सदन वाला इलाका है इंडिया का होगा। तो अब ये गंडक नदी ने क्या किया, बहुत ही लंबे समय तक ये बहती है। बहते बहते आप जानते हैं कि नदियाँ अपना रास्ता बदलती है, क्योंकि नदियाँ जब बहती हैं तो अपने अगल बगल से मिट्टी काटती हैं। तो मिट्टी के काटने की वजह से किसी साल 1 इंच गई, फिर 2 इंच गई, 3 इंच गई, तो इस तरह से जाती जाती रहती है। और करोड़ों लाखों सालों के बाद जो है ये नदियों का रूप स्वरूप पूरा का पूरा बदल जाता है। तो ठीक ऐसे ही हुआ, पहले जो शुस्ता वाला इलाका था ये नेपाल के यहाँ पर पड़ता था, बाद में गंडक नदी ने अपना स्थान इस तरह से बदल दिया और शुस्ता वाला इलाका गंडक नदी के सदन वाले इलाके में आ गया, और जो शुस्ता वाला इलाका है ये क्या हो गया, भारत का हो गया। तो नेपाल इस बात का विरोध करता है कि इतिहास में ये जो शुस्ता गांव था हमारे पास था, और चूंकि अब गंडक नदी ने अपना रास्ता बदल दिया है तो ये शुस्ता गांव भारत के इसमें आ गया। इसलिए भारत शुस्ता समेत जो जितने भी इलाके हैं ये हमको खाली करके जो है इसको सौंपे। और कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे, आज तक तो कभी नहीं था, ऐसा नहीं हुआ कि बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करने के कोई प्रयास नहीं हुए। इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि नेपाल ने इससे पहले भी एक बाउंड्री टास्क फोर्स नाम से एक फोर्स का गठन किया था अपने देश में, जिसका काम था कि भारत के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है इसको लेकर के अपने यहाँ से आइडियाज़ उत्पन्न करके भारत को देना था। तो इन्होंने एक ऑफर दिया था कि ये जो इनका महेंद्र नगर एक काफ़ी बड़ा इनका बाजार है, ये महेंद्र नगर, ये लोग चाहते थे कि चलो कोई बात नहीं, काला पानी अगर आप हमको नहीं दे सकते हो तो एक काम करो, आप जो महेंद्र नगर के आसपास जो उत्तराखंड का सटा हुआ इलाका है 400-500 स्क्वायर किलोमीटर का, आप ये हमको दे दो, ठीक है। तो इसको लेकर बहुत सारा नेगोशिएशन भी हुआ था, लेकिन नेपाल को अब लगा कि इस महेंद्र नगर के इलाके में जो पूरा का पूरा पहाड़ी है इसको हम लेकर के क्या करेंगे, सबसे बढ़िया है कि चाइना की गोद में जाकर बैठ जाओ। और वो जो इशारा दे रहा है कि जो तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया है वो चाइना हमको बताएगा कि तुम एक काम करो, जो नेपाल का वेस्टर्न वाला इलाका तुम्हारा किसी काम का नहीं, वो भारत के साथ मिलता है और यहां से तुम तभी ट्रेड कर पाओगे अगर भारत जो है तुमको ऐसा करने देगा। तो नेपाल ने बोला कि साहब तुम ये वाला जो पॉइंट है ना ये हमको दे दो, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट अगर इनको दे देंगे तो भारत जो है यहाँ कैसे जाएगा, इसको जोड़ने वाला छोटा सा पॉइंट तो यही है। लेकिन नेपाल के लिए क्या है कि ये नेपाल है और यहाँ से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करेगा, और यहाँ पर इनके 2 पोर्ट है बांग्लादेश के, एक ही आप देख पा रहे होंगे चिटगांव है और एक मोंगला पोर्ट आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये इनका बढ़िया तरीके से रास्ता बनेगा, ये नेपाल है, यहाँ से ये चिकन स्नैक से होते हुए एक हाईवे बनाएगा। और इसने बाकायदा कह दिया है कि हम यहाँ पर बढ़िया तरीके से तारबाड़ लगा देंगे, किसी देश को आने नहीं देंगे, और यहाँ पर अपना सामान जो है हम इस तरह से यहाँ पर से मोगला पोर्ट के माध्यम से दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे, या फिर चिटगांव पोर्ट के माध्यम से म्यांमार समेत जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं इनको एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट था। मैं पूरा का पूरा लगभग आपको समझा चुका हूँ कि किस तरह से जो कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर विवाद है और दूसरा शुस्ता को लेकर विवाद है। उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने आज के सेशन में आपको बताई हैं आप ठीक से समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।